हाय एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं अमल, शार और लवण। जो आपका ये चैप्टर है, आज की इस क्लास में हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं। एंड आज की इस लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इवन इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एमपी सुपर एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चन। सो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे @भारत एक्सजेन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए। एंड इसके साथ साथ आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आज की क्लास कैसे लगी आपको। सो मूव ऑन फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले आपका इस चैप्टर का नाम ही समझते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है अमल, शार और लवण। इस चैप्टर में तीन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वो तीन चीजें क्या है? पहली है आपकी अमल, ठीक है। दूसरा है आपका शार, तीसरा है आपका लवण। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इन तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए अमल, इनकी डेफिनेशन। सबसे पहला आएगा इनका डेफिनेशन, इनके बेसिक यूज, इनकी परिभाषा समझेंगे। फिर इनकी रिएक्शंस देखेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के हम जो सोल्ट्स हैं, जो लवण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो स्पेशल सोल्ट है या जो सोल्ट्स के डेरिवेटिव है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो इस चैप्टर का अगर मैं 180 ग्लेंस देना चाहूं तो आज की इस क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? अमल, ये पूरा होगा। उसके बाद में क्षार क्या होता है, इनकी रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन किसके साथ देखेंगे? धातुओं के साथ, अधातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। उसके साथ साथ हम करेंगे बाई कार्बोनेट के साथ, CO3 लिख देता हूं केवल, बाई कार्बोनेट HCO3 के साथ। और वो मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी हो सकता है, डिपेंड्स करेगा। ऐसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो मे बी अब मैंने एक आपको चैप्टर का एक ब्रीफ रिव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें और हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। और थोड़ी बहुत चीजें हम पीएच स्केल पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएच स्केल से रिलेटेड आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एमपी सुपरनेट एग्जाम में। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप यहाँ से पूरा इस चैप्टर को कर लेते हो तो आप एमपी सुपरनेट एग्जाम के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एंड इसके साथ साथ अच्छे नंबरों के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। सो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इस चैप्टर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमल एसिड्स। देखो, बेसिकली आपको पता होगा कि आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम की क्लासेस सेपरेट भी ली जा रही है और मैं आपको कंबाइन ही पढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन मेजोरिटी में हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के सेपरेट लेक्चर आपको मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप जाके देख सकते हैं। बट जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर है वो आपको अलग मिल रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंबाइन देखना है तो आप ये लेक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में आयुष भैया पढ़ा रहे होंगे, आपके आयुष भैया जो NIT वारंगल से बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, सबसे पहले अमल के बारे में जानते हैं। देखो, अमल और क्षार के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। देखो, अमल होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन है वो छोड़ता है। ये होता है एसिड की प्रॉपर्टी या अम्ल की प्रॉपर्टी। और जो OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ये आपका, ये आयन अगर रिलीज होता है तो हम उसको बोलते हैं बेस या क्षार। ये दो प्रॉपर्टी हमें थोड़ी थोड़ी पता होती है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो वहां से थोड़ा सा हमें ओवरव्यू है इस चीज का। लेकिन अब जैसे आपने क्लास 10th अभी पढ़ी है जस्ट, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं।
एंड जैसे ही आपके ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं उसकी तरह लाइव लेक्चर्स भी आपके हुआ करेंगे। किसके? क्वेश्चन प्रैक्टिस के। वो यूट्यूब पे लाइव होंगे और आपको रिकॉर्डिंग उनकी इसी चैनल पे, इसी ऐप पे मिल रही होगी, पढ़ाकू ऐप पे। सो अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो या आप इसको ऐप पे देख रहे हो, बट थिंग इज दैट कि आप कहीं पे भी देखो, अगर इस क्लास के नोट्स लेने आपको, तो वो आपको ऐप पे ही मिलेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको नोट्स है वो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और तुरंत ही आपको विद इन 24 आवर्स आपको इस चैप्टर का टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। वही बात, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। मतलब अब देखो, अम्ल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपने कभी, अगर आप कभी क्लास 10th में आपने प्रैक्टिकल्स किए हो तो आपने एक नोटिस किया होगा कि अगर आप एसिड को थोड़ा सा भी अगर जमीन पे जला दोगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल है, अब प्रबल अम्ल की श्रेणी में HCl और H2SO4 दोनों ही आते हैं। इन दोनों में से कोई भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप उसको जमीन पर डाल दोगे तो क्या होगा? आपकी वो पूरी जमीन है ना, वहां पे धब्बा हो जाएगा, और वहां पे थोड़े थोड़े जो फेम्स है वो निकलने लग जाएंगे, फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे, और आपको वहां पे धुआं दिखाई देगा। तो जो ये फ्यूम्स निकलते हैं, ये एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है। हालांकि स्ट्रॉन्ग बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन स्टिल जो अगर आपका एसिड, अगर आपके हाथ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हाथ पे गिर गया तो आपका हाथ भी जल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार लेबोरेटरी के अंदर मेरे जूते पे गया और मेरा पूरा जूता जल गया। इस तरह का एसिड का प्रभाव होता है अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ खेल रहे हो तो। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसके बाद में नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये आप कैसे याद रखोगे? देखो, अनिल शब्द बता रहा हूं आपको, याद रखना। हिंदी वाले भी अनिल पे याद रखेंगे और इंग्लिश वाले भी अनिल से। देखो, ऐसे अमल, न से नीला और ल से लाल, यानी कि अमल ने क्या किया? नीले को लाल में बदल दिया। जो आपका लिटमस था, उस लिटमस का रंग क्या कर दिया? लाल कर दिया। अब उसके बाद में अगर अब इंग्लिश वाले कहोगे भैया हम कैसे याद रखें, देखो ANIL ऐसे याद रखते हो ना, बट अब इस चीज को आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अनिल इंग्लिश में ऐसे बन रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अनिल, अनिल से एसिड बना लो, ए से एसिड, बट एन से आप नीला बना सकते हो, लेकिन लाल आप नहीं बना सकते। तो आपको बोलना पड़ेगा ये नीला वैसे आ रहा है, बट इसीलिए बोल रहा हूं कि आप याद रखो इसी ऊपर वाले अनिल नाम से। ठीक है, इस अनिल नाम से आप याद रख सकते हो। नीले लिटमस को, मान लीजिए ये आपका लिटमस है जिसका कलर ब्लू है, तो ये ब्लू लिटमस का कलर कैसे कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका प्रॉपर्टी होती है। अब एसिड भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम बनाते हैं। दूसरा हमें प्रकृति में मिलते हैं, यानी कि किसी सब्जी में मिल गया, किसी पौधे में मिल गया, किसी फूल में मिल गया, किसी चीज में मिल गया। जो हमें प्रकृति की देन होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। और कुछ प्राकृतिक अम्ल इस प्रकार से, नींबू में साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और सिरके में एसिटिक अम्ल, लेमन में, कर्ड में, एंड देन विनेगर में साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक। और इसी तरह से कुछ और अम्ल है जो आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो भी याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं केवल उदाहरण के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो एसिड का किंग है वो बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल का राजा बोला जाता है H2SO4 को। हालांकि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड दैट इज HCl, जो सबसे प्रबल क्षार है वो आपका क्या है? HCl है। लेकिन फिर भी आपको क्या होता है, जो आपका H2SO4 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ द एसिड माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका एसिड है H2SO4, वो एसिड सबसे ज्यादा रिएक्शंस में यूज होता है। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसके सबसे ज्यादा भाव होंगे ना, तो दैट्स व्हाई H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड्स। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेस, क्षार क्या होते हैं। अच्छा, कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ @भारत पे किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी हमें हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन देते हो, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव को बोलते हैं, बट आपको फिलहाल H
OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन ही समझना है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर फिसलनदार होते हैं, मतलब चिकनी होते हैं, इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, अगर इन पे हाथ लगाओगे तो ऐसे हाथ फिसलन सी महसूस होगी। और ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अब अनिल से आपने सीखा कि नीले को लाल करता है, तो आपको दूसरा याद होना चाहिए, जो बच गया वो क्षार होगा। क्षार क्या हुआ? लाल को नीला कर देगा। दैट्स इट। और कुछ आपके उदाहरण है वो इस प्रकार से है। NaOH सबसे इंपॉर्टेंट आपका NaOH है। इसके हम कुछ डेरिवेटिव्स भी पढ़ने वाले हैं। मतलब NaOH का आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आप जब आप रिसर्च में भी जाओगे तो NaOH, HCl, H2SO4 हर एसिड के साथ आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन NaOH और HCl और H2SO4 ये तीन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ सकता है। सो इन चीजों को ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। NaOH क्या देता है आपका? Na पॉजिटिव डिसोसिएट करता है और OH नेगेटिव डिसोसिएट करता है। और कुछ आपके और जो बेस है उनके आपके उदाहरण स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये स्लाइड आपको क्लास खत्म होने के बाद में ऐप पे आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐप जो ये लेक्चर ऐप पे देख रहे हैं, प्लीज हमें प्ले स्टोर पे रेट जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जस्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमें 5 स्टार की रेटिंग और जो भी आपको रेटिंग हमें ठीक लगे देनी, वो रेटिंग हमें जरूर दीजिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, अब आपका आता है क्षार और मुख्य क्षार। मैंने आपको क्या बताया? पहले हम पढ़ेंगे अम्ल, फिर हम पढ़ेंगे क्षार, फिर हम पढ़ेंगे लवण। लेकिन अभी यहाँ पे एक शार्क वर्ड और आ गया। अब आप कहोगे शार्क भैया ये क्या है? क्या है? अब इस चीज को समझते हैं क्या होता है। देखो, अब कुछ क्षार होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। अब जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शार्क, और जो जल में नहीं घुलते उन्हें हम केवल क्षार बोलते हैं। नहीं घुलते उनको भी क्षार बोलते हैं और जो घुलते हैं उनको भी क्षार बोलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो घुल जाते हैं उनको हम शार्क बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सभी क्षार है शार्क नहीं होते, लेकिन सभी शार्क है वो क्षार होते हैं। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल वर्डिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखनी होगी, तो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए और आप इसको क्लियर कर लोगे। और जल में घुलने वाले कुछ क्षार इस प्रकार से NaOH और KOH, जो नहीं घुलते वो COH है, कि ये बोलते हैं क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सूचक इंडिकेटर। इस टेबल से आपका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये और ये दो स्लाइड्स जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इन दोनों से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मेक श्योर आप इन दोनों स्लाइड्स को अच्छे से करोगे, कोई भी डाउट नहीं रखोगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए, मैं आपको बता रहा था सूचक के बारे में। अब आपका जो सूचक है, इंडिकेटर सब स्लाइड पीछे नहीं हो रही, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, अभी आपको बता देता हूँ। आपको सूचक देखिए कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली सूचक क्या होते हैं? जो आपको अम्ल क्षार में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करें कि ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। मान लीजिए ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, ये ए और ये बीकर आपके 1 और 2। अब आप बता सकते हो ए में क्या है, बी में क्या है। अब आपको इतना ऑप्शन दे दिया मैंने कि एक में एसिड होगा, दूसरे में बेस होगा। अब आपको यह बताना है कि किस में एसिड है, किस में क्षार है, इन दोनों में से बताइए। आप कैसे बता पाओगे? यूजिंग द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। अगर आपके पास सूचक है, इंडिकेटर है, तो आप आसानी से बता सकते हो इसमें एसिड है, इसमें बेस है। अब वो किस प्रकार के आपके सूचक है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, देन कृत्रिम सूचक, देन गंधीय सूचक। अब इसमें भी प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण है, जैसे लिटमस हो गया, और ये आपके कुछ उदाहरण है। इस प्रकार से आपको इनको याद रखना होगा। अमल में इसका कलर आप अब मान लीजिएगा आपने लिटमस पेपर लिया और इसमें डिप करके देखा, अगर इसका कलर क्या हुआ, लाल रहा, तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, आपका एसिड है। अगर नीला हुआ तो आप पहचान लोगे क्या है, क्षार है, बेस है। तो इस तरह से आप इंडिकेटर की हेल्प से पहचान सकते हो। सिमिलरली जो ये आपके फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही।
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन क्लास 11th में इस पे बेसिस पे प्रैक्टिकल है, तो कृत्रिम सूचक है, ये दोनों जरूर करना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चांसेस है, आ सकते हैं। सो अच्छे से कीजिएगा, कोई भी डाउट या क्वेरी मत छोड़िएगा। और बाकी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो पूरी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी आपको टेबल याद करनी होगी। पिछली स्लाइड में भी आपको जो चीजें हैं वो सारी आपको स्लाइड में मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण। अब यहां से आगे इनकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई अम्ल और क्षार की, और हम इसमें से जानेंगे लवण कैसे बनता है या लवण क्या होता है, वो भी हम इसमें जान रहे होंगे। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, और इसका सब पॉइंट है धातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी कि हम अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। धातु को मैं दिखा रहा हूं एम से, और एसिड को दिखा रहा हूं मैं, अम्ल को अम्ल लिख देता हूं। जब ये रिएक्शन होगी तो आपको एक मिलेगा लवण यानी कि साल्ट, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस जो कि H2 की फॉर्म में होगी, और वो निकल रही होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और आपको फील होगा कि कुछ चीज इवॉल्व हो रही है। उदाहरण के लिए HCl आपका एक एसिड है, अम्ल है, प्लस सोडियम जिंक, ये आपका बनेगा ZnCl2 लवण, और आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस होगी, आपकी संतुलित होगी। संतुलन करना और असंतुलन करना ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, सो उसके बेसिस पे आपको संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया देख लिया। अब हम देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। ये है क्षार या क्षार के साथ अभिक्रिया। सिमिलरली आपको क्षार NaOH है, उसकी आपने मेटल के साथ अभिक्रिया करी Zn के साथ, वही सेम सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 और प्लस H2। आपको केवल हाइड्रोजन गैस इवोल्व करवानी है। लास्ट ईयर 2018 के PYQ में चेक कर लीजिए, आपका एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, धातु प्लस अम्ल रिएक्शन होने पर कौन सी गैस है वो इवोल्व होती है। ऑप्शन ए था आपके पास नाइट्रोजन, बी था आपके पास ऑक्सीजन, सी था आपके पास हाइड्रोजन, डी था नन ऑफ दीस। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? हाइड्रोजन। ये सिंपल सा, धातुओं में भी हाइड्रोजन होता है, अधातुओं में भी हाइड्रोजन इवोल्व होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे भी आया था, इस टेबल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इन ईयर 2020 और 2022, इन दोनों साल में से एक बार पूछा गया था इस टेबल से क्वेश्चन। देखो, अब बात करें धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब हम देखेंगे अम्ल के साथ और क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्शन करते हैं। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। उस चीज को दर्शाने के लिए मैं एक बार कुछ लिखता हूं। देखो, अगर किसी कंपाउंड में CO3 है तो वह कार्बोनेट, और किसी में HCO3 है तो वह बाइकार्बोनेट। क्या है? बाइकार्बोनेट, और ये आपका कार्बोनेट, ठीक है। अब बाई किसके कारण आया? केवल आपका H के एडिशन के कारण बाई आ गया। हम यहां पे देखिए, अम्ल है जब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपका लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। सिमिलरली जब अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। इसके साथ साथ ये आपका उदाहरण रहा। अब उदाहरण करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण करवाता हूं आपको मैं भी। देखो, आपने क्या किया, यहां पे आपके पास था HCl प्लस Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन कर रही है। आपको पता है क्या बनता है? एक तो लवण बनेगा। अब लवण कैसे बन सकता है? Na और Cl, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? NaCl बना देंगे, प्लस बाकी जो बच गया HCO3। अब HCO3 बना आपका यहाँ पे, लेकिन HCO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें? H2O में प्लस CO2 में,
ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म है वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस Na2 पॉजिटिव CO3 नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव जो आपके आयन है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा आपका Na2Cl बनना था, बट Na2Cl कोई कंपाउंड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बैलेंसिंग ऑलरेडी, तो ये 2 की जरूरत नहीं है, तो ये 2 हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ये लो 2 हटा दिया और 2 बाहर लगा देंगे। जैसे ही 2 बाहर आया तो 2 NaCl बन गया। अब अपने को यानी कि Cl भी 2 चाहिए, तो ये 2 यहाँ पे कर दिया, तो 2HCl प्लस Na2CO3 क्या देगा, 2 NaCl देगा, प्लस इसके प्लस में क्या आएगा आपका जो बच गया 2HCO3 2H, और ये आपका CO3, ये फर्दर टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। ये आपकी रिएक्शन थी पूरी, 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह से आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। सिमिलरली बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो आपको बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन था, आप भी इसका रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका रिप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था, क्योंकि ये क्रैमिंग करने वाले बच्चे इसको नहीं दे पाएंगे, समझने वाले ही दे पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास है कार्बन प्लस Na2CO3, सॉरी NaOH प्लस Na2CO3। आपको पूछा गया था ये रिएक्शन होने पर कौन सी गैस निकलती है, ये ऑप्शन था। ऑप्शन ए था आपका CO2, ऑप्शन बी था आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन सी था आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको सोचने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ये NaOH क्या आपका एक क्षार है, और हमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है, चाहे वो अम्ल कार्बोनेट हो, चाहे वो HCO3 हो, बाइकार्बोनेट हो, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। सो बस इसी कारण से इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, और इसका आंसर सही था ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कई स्टूडेंट ने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये देख के गए थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड देखते टिक कर दिया, लेकिन नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, क्योंकि NaOH आपका क्या है, एक क्षार है, एक बेस है आपका ये, और बेस के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूने का पानी का टेस्ट। अब चूने के पानी का टेस्ट से आप क्या समझते हो, देखो नाम से पता चल रहा है चूना और उसके पानी का टेस्ट। बेसिकली साउंड थोड़ा वियर्ड कर रहा है, एक अजीब सी साउंड कर रहा है, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे इसकी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इसकी जो मेन रिएक्शन होती है, जहां पे अपन चूने के पत्थर और लाइमस्टोन और इनके बारे में जानेंगे, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यहां से इसमें क्वेश्चन आया था, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आता है यहां से, उत्पादित कार्बन। अब देखो, मैं बोल रहा हूं CaOH ट्वाइस, ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हो तो आपको CaCO3 मिलता है, प्लस आपका H2O मिलता है आपको। अब आपको पेपर में पूछा गया था कि जो ये रिएक्शन होती है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डाली जाती है, ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल अमाउंट में प्रवाहित कराई जाती है, तो जो सफेद रंग के जो अवशेप होते हैं वो कहां पे मिलते हैं आपको, वो आपको देखना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सफेद अवशेप हमें ढूंढने थे वो किसके कारण होते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। आपको ऑप्शन में मिले, ऑप्शन ए था कैल्शियम, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी था आपका CaOH ट्वाइस, ऑप्शन सी था आपका CaCO3, ऑप्शन डी था कुछ कोई और कंपाउंड था आपका यहाँ पे दिया हुआ। तो इसका सही ऑप्शन था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, इसके कारण आपको वो व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अधिक मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे पास,
तो ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, और ये जल में क्या है, सोल्यूबल है, घुलनशील है। अब ये बाइकार्बोनेट क्यों बोला, क्योंकि HCO3 दिख गया मेरे को, ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है अगर आप इसमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रवाहित करते हो तो। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या तटस्थीकरण अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन का नाम इतना बोरिंग है तो रिएक्शन कितनी बोरिंग हो गई, नहीं, रिएक्शन बहुत आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। रिएक्शन क्या है वो जानते हैं पहले। रिएक्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, उस अभिक्रिया को तटस्थीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब बेसिक सा क्या है, जब अम्ल और क्षार आपका अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, और इसी लवण को हम क्या बोलते हैं, जो आपका सोल्ट है, यही तो सोल्ट था जिसके बारे में हमें पढ़ना था। तो आपको सोल्ट के बारे में पता चल गया कि सोल्ट क्या होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। एक लवण NaOH ले लिया, दूसरा मैंने HCl ले लिया। NaOH आपको पता है NaCOH नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव होगा, प्लस आपका H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव वालों को जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ दो, तो आपको क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इस रिएक्शन को आपको आसानी से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सो मे बी ये रिएक्शन भी आपकी क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी आपको हर चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज। अब आते हैं कुछ प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके बारे में बता देता हूं आपके सामने। वैसे देखो, प्रबल क्षार वो होते हैं, प्रबल, पहले बताता हूं, प्रबल अम्ल जिनका pH 0 से 3 के बीच में होता है, और दुर्बल अम्ल होते हैं जिनका pH 5 से 7 के बीच में होता है, 5 से 4 या 4.5 से लेकर 7 के बीच में होता है। सिमिलरली आपका अगर प्रबल क्षार की बात करें तो इनका pH होता है, वो होता है 7 से 9 से, 9 भी नहीं बोलते इसको, 10 बोल देते, 10 से 14 के बीच में। और जो दुर्बल होते हैं उनका होता है 7 से 9 के बीच में। इस तरह से आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। pH स्केल भी आएगा हालांकि आपका, अगर तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे रिएक्शन है, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, अम्लीय लवण बने, क्योंकि अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो क्या बनेगा, क्षारकीय लवण बनेगा। अगर आपका प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार का है तो क्या बनेगा, उदासीन, न्यूट्रलाइज बनेगा। अब जो ये रिएक्शन थी ना आपकी तटस्थीकरण अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो भी उदासीकरण मिलेगा, बनेगा आपका। इस तरह से ये आपकी रिएक्शंस है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके आपको पूछ लेगा कि ये प्रबल है या दुर्बल है, तो इस तरह से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर आपको एक एक चीज, एक एक सारी चीजें जो जो आपको करवाई जा रही है पढ़ाकू की टीम की तरफ से, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए, उन सारी चीजों को आप अच्छे से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ओके, अब आपका आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। धात्विक ऑक्साइड होता है मेटल और मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, वो होता है धातु ऑक्साइड। सो आपको यहाँ पे मेटल मिल रही है कॉपर ऑक्साइड, उसकी जगह आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करते तो आपको लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है, लवण और जल। अब लवण आपको पता है कि NaCl हो गया, KCl हो गया, इस तरह से आपको लवण मिलते हैं। NaBr हो गया, ये आपके कुछ लवण है, कुछ आपके सोल्ट है। तो उन्हीं में से आपका CuO को जब आप HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो आपका CuCl बनेगा, CuCl2 बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं इसको, या कॉपर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। अब इस नीले थोथे को इंग्लिश में इसको बोलते हैं मे बी ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन है वो किसको बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड को, CuCl2 को। जो कॉपर क्लोराइड है इसको हम बोलते हैं नीला थोथा या क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्योंकि देखो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना, क्या, मेटल ऑक्साइड, तो अम्ल क्या है, ये प्रबल अम्ल है, तो ये क्या बनेगा आपका
अम्लीय ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो आपका ये बनेगा ना CuCl2, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा अम्लीय प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति का, अम्लीय प्रवृत्ति का, और ये क्या होगा, लवण होगा आपका। कुछ और उदाहरण है CuO1CO, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अब जहां पे अपन ने मेटल ली थी वहां पे अब क्या ले लेंगे, अधातु, यानी कि मेटल किसी का नॉन मेटल, पहले मेटल थी, मेटल को हटा दो और क्या ले लेंगे, नॉन मेटल ले लेंगे। सिंपल, जब आप नॉन मेटल लोगे तो नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करनी है आपको। अब नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नॉन मेटल आपकी क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। बट CO के साथ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं की जाती, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन ज्यादातर प्लेस करवाई जाती है। जब धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और ये रिएक्शन इस प्रकार से, ये रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, आपका पेपर में आया भी है इवन धात्विक। एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, लेकिन इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपका आंसर था CaCO3 आंसर आएगा उसका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो क्वेश्चन है, आपको हालांकि PYQ डिस्कशन में आपको करवाया जा रहा होगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कौन सा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है, आपको ऑप्शन दे दे CO2, उसके बाद में दे दे आपको NaCl, उसके बाद में दे दे NaO और दे दे आपको नन ऑफ दीज। तो वैसे तो इसके दो ऑप्शन है, ये NaCl और CO2, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि दो धात्विक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन ये NaCl क्यों कर लेगा, क्योंकि ये साल्ट है, Na पॉजिटिव भी देता है और Cl नेगेटिव भी, यहाँ पे चार्ज बनते हैं, तो चार्ज आपस में क्या होते हैं, मूव करेंगे और आपको क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहां पे इजीली हो जाएगा। और CO2 में तभी हमने पढ़ा है, हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षार से आप क्या समझे, मतलब आप जल में क्या कर रहे हो, अम्ल और क्षार की रिएक्शन कर रहे हो। आपका वाटर है और उसमें आप क्या डाल रहे हो, एसिड है या आपका बेस है, इसके साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होता है, किसमें, अम्ल में, और कई बार H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन भी पाया जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका एसिड है वो या तो आपका H+ देगा या आपका H3O पॉजिटिव देगा, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ये आपकी कुछ रिएक्शंस है, बेसिक सी रिएक्शन आप कर सकते हो खुद से। और जल की उपस्थिति में क्षार OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ये उनकी कुछ रिएक्शंस है, आप आसानी से समझ सकते हो इनको। देखो NaOH था, उसको वाटर में मिलाया तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से आपकी ये सारी रिएक्शन टेक प्लेस होती है। आगे सभी शार्क जल में घुलनशील नहीं होते, अभी हमने देखा था, क्योंकि सभी शार्क जल में घुलनशील नहीं, शार्क नहीं, शार आएगा, क्योंकि शार्क उन्हें ही बोलते हैं जो शार्क जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शार्क। ध्यान रखना, जल में सारे क्षार है वो घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शार्क बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षार को हम शार्क कहते हैं। सभी क्षार शार्क होते हैं परंतु सभी शार्क क्षार नहीं होते। ये स्टेटमेंट जो मैं आपको पहले स्टेट की थी वही स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट की गई है। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते ही सावधानी बरतनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा एसिड में वाटर मिलाना है। मान लीजिए आपका ये बीकर है, इसमें आपका वाटर था, आपने क्या किया, इसमें बाहर से आपने एसिड डाल दिया, अम्ल डाल दिया, क्या होगा, आपका ये बीकर ये क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पे आग भी लग सकती है, कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
पहले बीकर में आपको क्या डालना चाहिए, एसिड डालो, फिर उस एसिड में बाहर से क्या डालो, H2O डालो, और ध्यान रखे कि आप जब भी उसको डाल रहे हो तो आप उसको हिलाते रहो, बीकर को ऐसे ऐसे हिलाते रहो। मतलब ये आपका बीकर है तो इस चीज को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, ऐसे ऐसे हिलाते रहो। या उसके अंदर स्टीर होता है, स्टीर की हेल्प से ऐसे ऐसे, जैसे हम चम्मच से चीनी मिलाते हैं पानी में, वैसे आपको हिलाता रहना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका सुरक्षित मिश्रण बनेगा, अदरवाइज कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। नेक्स्ट, अम्ल की अभिक्रियाएं। ये आपका जितनी भी अभी आपने अम्ल के साथ रिएक्शन पढ़ी है उन सारों का एक माइंड मैप है, ताकि आपको चीजें बार बार ना देखनी पड़े। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आप जस्ट इस एक स्लाइड की हेल्प से सारी चीजें रिवाइज कर पाओ। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूं। आप इसको जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, सिमिलरली ये शार्क के साथ अभिक्रिया है जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यहां से इससे ये दो है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। मैंने आपको बताया था एक NaCl दिया गया था, NaCl नहीं NaOH दिया गया था, प्लस आपका मे बी Na2CO3 दिया गया था, और आपको पूछा गया था कि कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन था। तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, एक्चुअली रिएक्शन ही नहीं होती, क्योंकि ये आपका क्या है, क्षार है। क्षार की कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, धातु कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। अब आता है कुछ नया, मतलब जितना हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा हटके आपका कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो है अब आपके अम्लों और क्षारकों में कुछ अभिक्रियाएं। देखो, सभी अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और UH नेगेटिव आयन, यानी कि जल में घुलने पर कोई न कोई आयन मिलता है, किसी में H पॉजिटिव मिलता है, किसी में OH नेगेटिव मिलता है। वो प्रॉपर्टी है, एसिड है, बेस है, उसके हिसाब से जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो संतृप्त हो जाता है। संतृप्त मतलब आयन दे देता है, आयनाइज हो जाता है वो, मतलब H पॉजिटिव आयन हो गया आपका, OH नेगेटिव आयन हो गया, तो आयन डिसोशिएट हो गया, तो क्या हो गया, तंत्रुत हो गया। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H2O पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रापर्ति इकाई आयतन में की कमी हो जाती है। ये आपको बेसिक सा नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। पीएच स्केल, अभी आपका आता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से आप क्या समझते हो भाई, एक पीएच स्केल क्या होता है, पैमाना होता है जिसपे आप किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14। तो 0 से 14 एक स्केल होता है जो आपको एसिड और बेस और सॉल्ट, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की पहचान कराता है। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे आपका, इसके बाद में आपका ये लिख देता हूँ मैं 4, यहाँ पे आपका वीक एसिड होता है, ये लिख रहा हूँ मैं 10, यहाँ पे होता है आपका वीक बेस, यहाँ पे आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका प्रबल अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल, ये आपका दुर्बल क्षार, ये आपका प्रबल क्षार। और जिसका जो ये pH 7 होगा वो क्या होता है, उदासीन होता है। जल हमेशा उदासीन होता है अगर आप नॉर्मल वाटर यूज करो, जस्ट टैप वाटर। आजकल तो टैप वाटर में क्लोरीन मिला आने लग गया या कुछ और एसिड मिलने आने लगे, तो वो एसिडिक हो जाता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, वो क्या होती है आपकी उदासीन होती है, न्यूट्रलाइज होती है। अब पीएच स्केल की डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच कहते हैं। पीएच में पी का मतलब है पुषांज या पोटेंज, जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, पावर। और यह पीएच स्केल 0 से 14 ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। बेसिक सा पीएच स्केल के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब दैनिक जीवन में कुछ पीएच है जिनका आपको उपयोग पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पौधे की मिट्टी का पीएच। अब अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच सही होना जरूरी है। पीएच बहुत कम या ज्यादा होने पर किसान की दवा या खाद मिलाते हैं। तो ये कुछ आपके उदाहरण हैं जो आप अच्छी तरह से इनको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। शरीर के संतुलन के लिए 7 से 7.8, अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होती है उसकी 5.5, हमारे मुंह में 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाती है आपकी, दांत सड़ने लग जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं टाइम टू टाइम आपको टूथपेस्ट करनी चाहिए, आपको किसी न किसी क्षार के हेल्प से आपको उसका पीएच मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको सारा
दिया गया है, तो आप इस पीएच स्केल को याद रख सकते हो। कुछ आपको एक्स्ट्रा है जिनका हम आपको जो आपके पीवाईक्यू सेशन होंगे प्लस जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें आपको बताए जाएंगे, जैसे ब्लड का पीएच क्या होता है और कई प्रकार के और भी होते हैं जिनके आपको पीएच हम लाइव लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। अब आते हैं आपके क्षार के कुछ प्रकार। अब आपकी मतलब आपके कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट है, इंपॉर्टेंट लवण है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनके बाद में आपको केवल लवण ही लवण पढ़ेंगे हम, और उन लवणों की जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, NaOH। सिंपल एंड स्वीट एंड सिंपल, आपको आंसर देना आना चाहिए बस। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लवण, लवण का डेरिवेटिव, नॉट लवण। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl के जलीय विलयन में, अब जल भी है इसमें, के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत को मैं दिखा रहा हूं यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। बस कैसे हुआ देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आपका OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वाटर का डिसोसिएशन ऐसे होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरह से आपका वाटर का डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे Na ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना अपोजिट है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे समझ रहे हो, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे बोलते हैं ना, अपोजिट जेंडर ऑलवेज अट्रैक्ट्स, मतलब एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो जस्ट नेचर का नियम है कि आपका पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको उसी तरह से आपको बस याद रखना है कि जो अपोजिट है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में रिएक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली आपका क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और ये आपका HCl बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। बट अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि एनोड पे क्लोरीन गैस होती है। अब ये हुआ कैसे वो देखते हैं। ये मैंने लिया NaOH NaCl प्लस आपका वाटर, ये आप मैंने दो रोड लगा दी, ये आप मेरा एनोड, एनोड को A से लिख रहा हूं, कैथोड को C से लिख रहा हूं। एनोड पे मेरी क्या हुई, सिंपल सी एनोड पे मेरी चली जाती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मेरी चली जाएगी हाइड्रोजन गैस, और ये जो जलीय विलयन है ये बन जाएगा मेरा NaOH, NaCl लेके चल के NaOH बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका बेसिक सा डायग्राम था, बेसिक सी रिएक्शन थी, सिंपल सा फंडा इसका। अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं। ये रहे, अब इनके उपयोग है किसके, NaOH के। ठीक है, तो NaOH के यूज यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज देखते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, किस तरह से इनको प्रयोग में किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में या मार्जरीन के रूप में भी किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल की सफाई के लिए, PVC के लिए, CFC के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। HCl का उपयोग औषधि बनाने में भी या प्रयोगशाला में। NaOH का उपयोग तेल की चिकनाई हटाने के लिए, साबुन को डिटर्जेंट के रूप में बनाने के लिए, कागज व कृत्रिम रेशे के रूप में, और Cl2 प्लस NaOH को विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन यहीं से आती है कि Cl2 प्लस NaOH रिएक्शन करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजन। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए CaCO2 और CaCl2, ये क्या बना आपका CaOCl2। अब आप कहोगे भैया आपने तो वहां पे NaOH लिखा था, देखो NaOH भी बनता है, NaOH अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका देगा NaOCl प्लस HCl, इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये भी आपका घरेलू विरंजक चूर्ण है जिसको आप घर पे तैयार कर सकते हो, या मैक्सिमम घर पे ये यूज होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, आप शुष्क बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला पूछा जाए CaOH ट्वाइस, पर क्लोरीन की प्रक्रिया करने पर CaCl2 मिलता है, और CaCl2 किसका फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। तो ये आपकी रिएक्शन है इस प्रकार से। अब इसके हम यूज देखते हैं।
अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है, व्यंजन चूर्ण का या व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। CaCO2 कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। ठीक है। वस्त्र उद्योग में, सूती मिलन में, कागज की फैक्ट्रियों में, रसायन उद्योगों में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक के रूप में। यह आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, उपचायक और अपचायक के रूप बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे ये क्लास 11 का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पीने के वाले जल के रोगाणुनाशक के रूप में और नालियों व शौचालयों की सफाई के रूप में भी CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड का यूज किया जाता है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है NaCl प्लस वाटर, यानी कि NaCl का आपका जलीय विलयन ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये फॉर्मूला किसका है, अमोनिया का। अमोनिया, अमोनिया की जब आप रिएक्शन कराते हो NaClH2O यानी कि जलीय विलयन में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालते हो तो आपको क्या मिलता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब आप बोल रहे हो भैया हिंदी की क्लास आप हिंदी क्यों नहीं लिख रहे, भाई दोनों मीडियम के लिए आपको बोल रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड, आप समझ रहे हो। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्यों आया, HCO3 के कारण, और सोडियम सोडियम के कारण, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स इट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक दुर्बल असंक्षारक क्षार, ये क्या होता है भैया, असंक्षारक क्षार होता है जिसपे संक्षारित नहीं होता, ये समझ रहे हो। बाकी इसका डिटेल है, मतलब आपको इतना यूज नहीं है, बस आप इसको इतना याद रखो कि दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। ऐड संक्षारक मतलब आपने संक्षारण सम पढ़ा होगा क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में। खाना पकाते समय गर्म करने पर यह प्रतिक्रिया होती है। जब आप खाने बनाते हो, पकोड़े तलते हो गरम गरम तेल में, तब क्या रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन देखिएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा को क्या करते हो, हीट, ये सिंबल आपका हीट का। बेसिकली इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में ये मेरे पास ऑप्शन नहीं दिखा तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ये ऐसे है NaHCO3, इस तरह से होता है। एरो के ऊपर अगर आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब है कोई न कोई हीट, कोई न कोई एनर्जी आप इस रिएक्शन में पास कर रहे हो। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में, जब आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी होगी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रिया पड़ी होगी, तब मैंने आपको बताया होगा। Na2CO3 वापिस आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट से क्या बन गया, आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया, और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिससे केक, ब्रेड, पकोड़े फूलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाते हैं, आपके पकोड़े तल जाते हैं। बेकिंग सोडा डालने का यही कारण होता है, ताकि पकोड़े जल्दी फूल जाए। अब उपयोग कहाँ पे होता है, बेकरी में होता है, पाचन में इनो के रूप में होता है, कपड़े व बर्तनों की सफाई में, घरेलू ईंधन के रूप में, बैड ओडर जो दुर्गंध होती है उसको हटाने के लिए, अग्निशामक के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका धोने का सोडा। अब धोने के सोडा यार आप क्या समझते हो इससे, वॉशिंग पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही धोने का सोडा। Na2CO3 प्लस 10 विथ 10 एटम ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्यों आया, 10 को हम बोलते हैं डेका, और वाटर को बोला गया हाइड्रेट। बोलते हैं ना हाइड्रेट रहा करो, पानी पीता रहा करो यार, डिहाइड्रेट हो जाओगे। अभी भी पानी पी लो, क्लास देखते हुए इतनी टाइम हो गई, मेरे को बोलते इतना टाइम हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, लेकिन आप तो पी सकते हो ना, आप तो क्लास रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है। और इस क्लास की पूरी पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आप www.learn.pdakwo.com पे विजिट कर सकते हो। इसके साथ साथ हम आपको फ्री बैच करवा रहे हैं, अर्जुन जो आपका फ्री बैच है, इस बैच में आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल रही होगी।
एमपी सुपरनेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा पढ़ाकू PDAKOO प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप अर्जुन बैच फॉर एमपी सुपरनेट में एनरोल कर लीजिए और वहां पे दिए गए सारे क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस देखिएगा, सारे टेस्ट लगाइए, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें कवर कर लीजिए और इसकी स्लाइड आपको वहां पे मिल रही होगी। ठीक है, सो जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें प्ले स्टोर पे रेट जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतना प्यारा लवली सा कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल करवाए, तो आपका एक इतना नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और जाइए प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग जरूर कीजिए विद अ लवली एंड क्यूट कमेंट। सो थैंक यू सो मच, वहां पे जाइए एंड प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है बेसिकली उसमें आपने 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए हुआ है, क्रिस्टलीकरण। आगे एक रिएक्शन भी है, मैंने इसमें स्लाइड्स पे से ऐड किया क्रिस्टलीकरण की, ताकि आपको पता रहे। तो सोडियम कार्बोनेट में जब आप, ये रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट में, जब आप 10H2O बनाते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। यह एक क्षारकीय लवण होता है। अब इसकी उदाहरण, इसके उपयोग देखते हैं। अभी हम इसके उपयोग देखते हैं। इसके उपयोग देखिए, साबुन, डिटर्जेंट और कागज के उद्योग के रूप में, बोरोक्स के उत्पादन में, घरों में सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, रंगाई छपाई के काम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये उपयोग मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है ताकि आप बोर्ड्स के लिए भी इसको प्रिपेयर कर पाओ। हालांकि आपके बोर्ड्स होंगे, लेकिन आपके जो अपकमिंग जूनियर्स होंगे उनको भी तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो उनके लिए भी अभी से क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वो इन क्लासेस को भी एक्सेस कर पाएंगे ना, तो उनको भी कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए, पूरा बेस्ट कंटेंट। ये आप, अगर आपने ये लेक्चर्स देखे होते तो आप बोर्ड्स एज वेल एज आप एमपी सुपर 100 में आराम से, इसका मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप हमसे पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ लिए तो आप एमपी सुपर 100 में आउट ऑफ 100 आप आराम से 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आप हमसे पढ़ लिए तो। आप पानी पी लीजिए यार, मेरे को भी ला दिया गया पानी। ठीक है तो एमपी सुपर को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ जो जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा पढ़ रहे हो तो। और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेनी है वो भी बिल्कुल एकदम पेड, इस टेस्ट सीरीज में आपको बुक की एक्सेस मिली होगी, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक फॉर एमपी सुपर एग्जाम, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में, 9th और +10 दोनों क्लास की आपको मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। वो आपको ई बुक की फॉर्म में ऐप पे मिल जाएगी जस्ट एट 149 रुपीज, जिसका एक्चुअल प्राइस है 249। अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो बस देखिए, मैं केवल आपको चार्ज कर रहा हूं, मैंने बाकी सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करी है, बस इस एक टेस्ट सीरीज के पैसे मांग रहा हूं, ताकि जो हमारा ऐप का खर्चा है वो, इसके साथ साथ जो हमारा हमने बुक बनवाई थी उसका खर्चा वो पूरा हो जाए। तो ये टेस्ट सीरीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें यार मेरे खुद के पैसे लगे हुए हैं। सो मेरे को वो खर्चा मेरे को भी पूरा करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको वो बुक मिले, वो आप ई बुक एक्सेस कर पाओ, वो टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पाओ, इसके साथ साथ आपको रियल टेस्ट भी मिलेंगे। रियल टेस्ट मतलब आपको जैसे आपके पेपर आते हैं ना, आप लैपटॉप पे उनको टेस्ट भी दे पाओगे, वो टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। सो आप वो टेस्ट सीरीज में एक्सेस कर पाओगे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लीजिएगा अगर करना चाहो तो। अदरवाइज आपको केवल एक एक टेस्ट हमारी अर्जुन बैच में मिलेगा, बट वो एक एक ही टेस्ट होगा। उस टेस्ट में मैक्सिमम आपका हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में हर चैप्टर में आपके 100 से 150 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में है। अब 100 से 150 हर चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन लगा लोगे तो क्वेश्चन बचेगा कहां से? बाहर से कोई छाने को बचेगा ही नहीं। लास्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ स्पेसिफिकली, केमिस्ट्री के जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से आपके 24 क्वेश्चन उसी बुक में से एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन उठ के आए थे, मतलब डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए थे। सो जाइए उस बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का अवेलेबल है जस्ट एट 149 रुपीज। पढ़ाकू ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसके साथ साथ और चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। सो जाइए टेस्ट सीरीज में इनरोल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पीओपी जो आपने घर पे देखी होगी व्हाइट पुट्टी करी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जाती है, उसी का हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम, अब जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान रखना। जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिससे अर्ध जलज जिप्सम भी कहते हैं। अर्ध जलज जिप्सम, अर्ध जलज जिप्सम। अर्ध जलज मतलब ये जो जल के अमाउंट 2 थे ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध जलज जिप्सम। ये आपका है जिप्सम। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अब जब इसको आप गर्म करोगे, इधर अगर आप गर्म कर दोगे तो ये आपका ये बन जाएगा, और अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे, इसको ठंडा कर दोगे, तो आपका ये बन जाएगा। मतलब जो आपकी पीओपी होती है उसमें आप वाटर मिला के उसको करते हो, तो वो जिप्सम की आप पीओपी करते हो बेसिकली। ठीक है, सो यह दोबारा जल पे मिलने पर जिप्सम बना देते हैं, जिसकी रिएक्शन आपको मिल रही होगी ऊपर में। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम सल्फेट हेमी, और सेमी बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। ठीक है, और इसको कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, दो के लिए क्या आया, डाई आया आपका, और इसके लिए सेमी आया, सेमी हाइड्रेट। ठीक है, और इनका उपयोग टूटी हड्डियों के उपयोग में, खिलौने बनाने के लिए, स्तों पे चिकनाई के लिए, और फ्लास सीलिंग या दीवार की सजावट के लिए, दीवार की। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आज की इस क्लास का, क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसका आपकी पीपीटी में इंक्लूड किया गया है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ वाटर ऐड करना, कितने आप वाटर ऐड करते हो वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन कहलाती है, और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलन बोलते हैं। और कितने अणु है उसमें वो क्या होते हैं, क्रिस्टलन होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है दिए गए कंपाउंड में कितने क्रिस्टलन है, इसमें है 5, इसमें है 10, इसमें है 2, क्योंकि इसमें 2 वाटर है, इसमें 10 वाटर है, इसमें 5 वाटर है। क्रिस्टलन का जल किसी यौगिक को उसका विशिष्ट रंग व क्रिस्टलीय रूप देने में सहायक होता है। ये मतलब आप कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का ओरिजिनल रंग और उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देने में हेल्पफुल होता है। जैसे नीला तांबा सल्फेट CuSO4.5H2O में जल हटने पर सफेद हो जाता है, अदरवाइज ये नीला होता है, नीला तांबा के ऊपर सल्फेट। सो दैट्स इट, आई थिंक इतनी है स्लाइड आपकी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 फॉर अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसको हमारे ऐप पे देख रहे हो तो प्लीज एक लवली सा कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और इसके साथ साथ रेट जरूर करना हमें प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। प्ले स्टोर पे जाइए, 5 स्टार रेटिंग या जो भी आपको रेटिंग या फीडबैक हमें देनी हो वो आप हमें जाके दे सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो किसी भी सोशल मीडिया पे @भारत एक्सचेंज जाके सर्च कीजिएगा, आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है 149 रुपीज वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज प्लीज अगर आपको एमपी सुपरिटेंडेंट एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप उस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा, उस ई बुक को, उस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, जस्ट एट 149 रुपीज। इसमें क्लास 9th प्लस क्लास 10th दोनों की ही आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारे ऐप पे अर्जुन बैच, जिस बैच में आप ये क्लास देख रहे हो ये अर्जुन बैच की क्लास है, तो आप हमारे अर्जुन बैच में भी एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ऐप चाहिए डाउनलोड कीजिए, और अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके पढ़ाकू
सर्च कर सकते हो, सिंपल सा। वहां से आप सर्च करके डाउनलोड कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग कीजिएगा, टेस्ट सीरीज में इनरोल कीजिएगा। और हमारा जो ये फ्री बैच है अर्जुन बैच, इसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। सो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। वीडियो खत्म करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास का फीडबैक हमें जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ एक प्यारा सा लवली सा फीडबैक हमें हमारे प्ले स्टोर के ऐप की रेटिंग के रूप में भी जरूर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, बाय बाय।